वेलकम टू स्कूलिफाई एकेडमी। आज हम आ चुके हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जो कि होने वाला है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स लिए गए हैं, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट के हों, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के हों, या फिर लॉन्ग आंसर टाइप के हों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दो छोटी रिक्वेस्ट रहेंगी। पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी इस बोर्ड एग्जाम की जर्नी में हम आपके साथ बने रहें और आपको ऐसा ही प्रीशियस और प्राइसलेस कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहें, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है बच्चों। सेकंड जो रिक्वेस्ट है वो ये है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन को मिस करते हैं तो आप अपने पेपर के अंदर नंबर गंवाने के चांसेस बढ़ा लेते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम एज इट्स प्राइमरी रॉ मटेरियल। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो है सीमेंट इंडस्ट्री जो है आपकी, वो ये सारी मटेरियल को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करती है। इसका आंसर मैंने नीचे अटैच कर दिया है। साथ ही में इसका एक रीजन भी हमने डाला है, आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। इन द iron and steel industry, iron ore, cooking coal and limestone are required in which approximate ratio। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है 4:1 के रेशियो में ये सारी चीज़ें ली जाती हैं, बेसिकली आयरन और स्टील इंडस्ट्री में मटेरियल को तैयार करने के लिए। आगे वाला जो क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है बेंगलुरु। ठीक है बच्चों। बेंगलुरु को जैसे आप जानते होंगे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है इंडिया की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है अपने भारत के लिए। आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन इट फॉर मशीनरी। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जो बेसिक इंडस्ट्री के तौर पे जानी जाती हैं, वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। द रॉ मटेरियल बॉक्साइट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। तो इसका आंसर होने वाला वो है एल्यूमिनियम मेल्टिंग के अंदर ये काम आती है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि बॉक्साइट किस इंडस्ट्री के अंदर काम आती है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। इसका रीज़न भी मैंने यहाँ पे डाला है, अगर आप वीडियो को पॉज करिए रीज़न ज़रूर पढ़िएगा। कभी कभी बच्चों को आंसर याद नहीं रहता है, पर रीज़न अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपके माइंड में आंसर ऑटोमेटिकली क्लिक करने लगता है। ठीक है, तो आपका आंसर ठीक होना चाहिए, हमें उस चीज़ से मतलब है। तो आगे हम बात करेंगे वो है शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि बेसिकली 3 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में इसका आंसर अराउंड आपको 5 से 7 लाइन के अंदर लिखना होता है बच्चों। मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ कि आप कभी बहुत ज़्यादा कम कंटेंट लिखोगे तो भी आपके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट लिख दोगे तो वो आपकी ओवर राइटिंग में काउंट हो जाते हैं। मैं ऐसी बेसिकली जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं वो बच्चों को हर वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ इच। आपने जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर पढ़ा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को बांटा जाता है। पहले हम बात करेंगे, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 ओनरशिप कैटेगरीज। फर्स्ट जो होती है वो होती है पब्लिक सेक्टर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, फॉर एग्जांपल भेल और सेल। ये दो बड़ी वो है कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज की जाती हैं, ऑपरेट की जाती हैं, और सरकार के द्वारा ही इनका जो मालिकाना हक है वो भी सरकार के पास ही होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे वो है प्राइवेट सेक्टर, ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, जैसे कि टिस्को है, बजाज ऑटो है, और आप जैसे कि डाल सकते हो अडानी जो ग्रुप है वो वाला भी, और आप टाटा ग्रुप डाल दोगे। ये सारी जो हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है और वही इसके मालिक होते हैं। फिर आता है जॉइंट सेक्टर, जॉइंटली रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिसमें 50% पार्टनरशिप सरकार की होती है, 50% पार्टनरशिप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन की होती है, उसे हम जॉइंट सेक्टर बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कोऑपरेटिव सेक्टर एक लास्ट सेक्टर है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर, सप्लायर और रॉ मटेरियल
और वर्कर्स हु पुल्स रिसोर्सेज। शुगर इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र, और जैसे कि हम अमूल दूध की भी बात कर सकते हैं, अमूल डेयरी जो अपनी है वो भी एक इसी कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर ही काम में आती है। जो लोग बेसिकली इसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं वही इसे ओन करते हैं, वही इसके मालिकाना हकदार होते हैं, और वही इसकी सारी चीज़ें जो मैनेज करते हैं वो वही इंसान करते हैं। तो आपको बेसिकली ये एग्जांपल भी याद रख सकते हो, या फिर जैसे मैंने अमूल का बताया, अमूल डेयरी का, वो भी आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बेसिकली ये जो एग्जांपल वाला जो क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर पे पूछा जाता है। जैसे कि 2 नंबर इस चीज़ के देगा आपको, 1 नंबर इस चीज़ का देगा। तो कभी-कभी हो सकता है आपके इसमें 1 नंबर का कंटेंट आप लिख पाओ, तो आप एग्जांपल लिख दोगे तो आपका 2 नंबर का कंटेंट वो तैयार हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं आंसर की तरफ। Basic work industries are those that supplies their product as a raw material to manufacturers manufacture other goods. They serve as the foundation for other manufacturing sectors. An example is the iron and steel industry, which provides the necessary material to heavy, medium and light machineries. छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज लोहा नहीं बनाएंगे, एक शीट्स में काट काट के उनको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो वो कार कंपनी के पास कैसे जाएंगी। ठीक है बच्चों, कार फिर गाड़ियाँ कैसे बनेंगी। तो इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने एक बेसिक इंडस्ट्री का काम किया। पहले लो को एक शेप दी ही, जो आयरन को है उसको एक शेप में लाना पड़ता है पहले, फिर उसे दूसरी इंडस्ट्रीज को भेजते हैं, फिर वो इससे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। हो सकता है उसकी कोई गाड़ी बना दें, या फिर कोई अदर को टेबल कुछ भी बना सकता है, मतलब कुछ भी बन सकता है उस लो से, उस लोहे से, आयरन से। तो वो एक बेसिक इंडस्ट्री है, उसे की इंडस्ट्री भी बोलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री विथ एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। दीज इंडस्ट्रीज ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्जांपल इंक्लूड कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल्स, रबर, शुगर, टी, कॉफी एंड एडिबल ऑयल इंडस्ट्री। एडिबल ऑयल मतलब जो खाने वाला ऑयल होता है उसे एडिबल ऑयल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अगले वाली जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है वो क्या होता है, उससे हम बात करते हैं। ये वो इंडस्ट्री होती है एग्रो बेस्ड वाली, जिससे जो भी रॉ मटेरियल होता है वो सारे खेतों से आता है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है। ठीक, उसे हम एग्रो बेस्ड बोलते हैं। मिनरल बेस्ड क्या होता है उसकी बात करते हैं। दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल एंड मेटल्स एज देयर प्राइमरी रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल इंक्लूडेड आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, स्मेल्टिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा एक छोटा सा डिफरेंस अभी आपने नोट किया होगा, इसका जो भी एग्रो बेस्ड का जो भी मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल, वो एग्रीकल्चर चार्ज है, इसलिए इसमें एग्रो बेस्ड बोलते हैं। ये जो मिनरल बेस्ड है इसका सारा जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल्स हैं। आयरन स्टील मिनरल है, सीमेंट मिनरल है, एल्यूमिनियम ईटीसी वगैरह सारे मिनरल्स हैं। तो इसे हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का नाम दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको एक बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें को ध्यान में रखते हो तो आप अपना आंसर बहुत ही ईजिली अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वो है 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। और बेसिकली इसमें आपको कम से कम 10 लाइनें लिखनी होती हैं। आप अपने वर्ड्स के अंदर भी उसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा कंटेंट, थोड़ा सा आइडिया आपको मैं यहाँ देने वाला हूँ। उसके बाद आप जैसे कि अपन बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बना देना, तो मैं थोड़ा कंटेंट आपको देता हूँ, फिर आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग उसे स्ट्रेच करके आप उस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन हुगली बेसिन। हुगली बेसिन कौन सा वाला रीजन है, जहां कोलकाता वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है उसे हम हुगली बेसिन बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, हुगली नदी का जो बेसिन है उसे बोलते हैं। ठीक है, द जूट इंडस्ट्री इज हैवीली कंसंट्रेटेड इन द हुगली बेसिन ऑफ वेस्ट बंगाल ड्यू टू द सेवरल फेवरेबल फैक्टर्स। कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस वहाँ पे हैं, अच्छी कंडीशंस हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ये सारी जो जूट की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा वहीं पे होती है। प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल, ये आपको पहले पॉइंट डालना है, फिर उसे एक्सप्लेन करना है। द एरिया इज क्लोजली टू द जूट प्रोड्यूसिंग रीजन, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग बल्क रॉ जूट। जैसे कि अगर वहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल की साइड, वहाँ पे जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है बच्चों। तो हुगली बेसिन जो है, हुगली नदी का जो किनारा है, वहाँ एक पोर्ट है हुगली, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं हुगली पोर्ट भी बोल देते हैं। वो पोर्ट इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाता है इसे, इसलिए भी वो एक कंसंट्रेशन एरिया माना जाता है जूट के लिए। अगला जो पॉइंट है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क,
ये भी बेसिकली उसी के लिए है कि वहाँ पे वाटर जो ट्रांसपोर्ट है वो फैसिलिटी है जो कि स्ट्रांगली हेल्पफुल होती है। और अदर जो रेलवे नेटवर्क भी है वहाँ पे और रोडवेज भी है, वाटरवेज भी वापस जैसे यहाँ बताया है। और विच फैसिलिटी इजीली मूव द रॉ मटेरियल टू द मिल्स, जो जूट का जो रॉ मटेरियल होता है उसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह में भेज दिया जाता है इन सभी नेटवर्क की हेल्प से। इसलिए वहाँ पे जो जूट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तीसरा पॉइंट है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई की बात करेंगे। दिस इज ए अबंडेंट वाटर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग रो जूट। रो जूट या फिर रो मटेरियल भी जूट बोल सकते हो आप। वहाँ पे बहुत सारा पानी है, नदी है कोलकाता के अंदर, बेसिकली समंदर वाला सॉरी जो रीजन है वो अटैच होता है। तो वहाँ पे पानी की सप्लाई है वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। तो वहाँ पे जूट की जो सफाई करनी होती है या फिर जूट में जो भी पानी चाहिए होता है वो सारा पानी इजीली मिल जाता है। इसलिए भी वहाँ पे जूट का कंसंट्रेशन, जूट की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। एक लेबर अवेलेबिलिटी, ये बेसिकली हर आप एक क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो जिसमें क्वेश्चन में आपको पूछा जाए एरिया वाइज, क्योंकि बेसिकली लेबर अवेलेबिलिटी होती है तभी कोई फैक्टर वहाँ पे काम करता है। चीप लेबर इज readily available for from West Bengal and the adjoining states of बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सारे रीजन से लेबर वहाँ पे इजीली मिल जाती है, इसलिए भी वहाँ पे जूट ज़्यादा होता है। Commercial factories, Kolkata serve as a large urban center that provides essential banking, insurance and port facilities for the export of गुड्स। ये वही पॉइंट है जो मैंने ऊपर बात की थी पहले और दूसरे में, कि वहाँ पे पोर्ट है इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर भेजा जा सकता है, विदेश में भेजा जा सकता है जूट को, और अच्छा पैसा बनाया जा सकता है वहाँ पे, ये बात की गई है। और वहाँ पे बैंक भी अच्छे हैं जो लोन वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं जूट की प्रोडक्शन के लिए। हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द इन्वायरमेंट एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। ये पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है ये अपने मन से बनाने के लिख के आने वाला क्वेश्चन है। आप इसे अपने मन से बना के लिख के आ सकते हो क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और कॉमन सेंस के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। कि कैसे जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने जो पोल्यूशन है वो फैलाती हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में, एयर पोल्यूशन फैलाती हैं, वाटर पोल्यूशन फैलाती हैं। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। Industries contribute four main type of pollution: air pollution caused by the emission of undesirable gases like sulfur dioxide and carbon monoxide, as well as particulate matters. Oh, sorry, like dust and smoke from फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स। बेसिकली एयर पोल्यूशन ये जो इंडस्ट्रीज करती हैं वो अपनी एयर को कंटामिनेट कर देती हैं, जो कि अपने लायक अपने जो सांस लेने लायक उसे नहीं छोड़ती हैं। उसकी बारे में इसके में बात की गई है एयर पोल्यूशन के द्वारा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि वाटर पोल्यूशन ये कैसे फैलाती हैं, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। वाटर पोल्यूशन क्यूज्ड बाय दिस डिस्चार्ज ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इफ्लुएंस इनटू रिवर्स बाय इंडस्ट्रीज सच एज पेपर, केमिकल एंड टेक्सटाइल प्लांट्स। ये सारी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना जो गंदा पानी होती है, जो गंदा वेस्ट होती है वो नदियों में डाल देती हैं और उस एरिया में डाल देती हैं, जिससे वो कंटामिनेट हो जाता है और ख़राब हो जाता है। फिर थर्मल पोल्यूशन का एक एग्जांपल दिया गया है, पॉइंट डाला गया है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हो अपने आंसर में। occurs when a hot water from factories and thermal plants is drained into water bodies before cooling, harming aquatic life। जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है उसे बिना बिना ठंडा किए ही नदियों में छोड़ देने से मछलियाँ मर जाती हैं, अदर जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। नॉइज पोल्यूशन क्योज बाय इंडस्ट्रीज, मशीनरीज, कंस्ट्रक्शन एंड जनरेटर्स लीडिंग टू हियरिंग इम्पेयरमेंट्स एंड स्ट्रेस। जो आपने कभी सुना होगा कि ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन सुनने से, ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होने से आपकी जो बीपी जो लो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक करती है। वो भी एक हेल्थ कॉन्शियस रीजन से देखा जाता है उस पॉइंट को भी। कंट्रोल मेजर्स पे आप डाल सकते हो, आप बेसिकली वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। लाइक आप खुद के वर्ड से बना के लिख सकते हो, तो आपको इसको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बोलने का मतलब ये है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से पूछे गए थे। इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, और भी अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा थ्रू आउट द ईयर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक और enjoy the melody of your life. Thank you so much.